फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं आप सभी का देश के नंबर 1 एडटेक प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है फिजिक्स वाला। हमने इससे पहले 9 का जो चैप्टर है 3rd नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हमने कर दिया था, आपने उसको देख भी लिया है। अब इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 आज हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है मैं आपको एक बार बता देता हूं। उससे पहले मेरा नाम है भूषण उज्जैनकर और मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स, जैसा कि आपको पता ही है। और आज हम करने वाले हैं रिकॉर्ड। क्या करने वाले हैं आज हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं कि लेक्चर नंबर 2 में क्या होने वाला है। रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ हम पढ़ेंगे। उसके बाद में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी, ओनली रेजिस्टिविटी क्या होता है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे। रेजिस्टेंस को समझने से पहले थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, लेक्चर नंबर 1 में जो भी हमने चीजें पढ़ी थी उसका कुछ थोड़ा सा जो रिवीजन है हम कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बैटरी के रिलेटेड करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, उसके बाद में हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, कौन सा टर्मिनल कौन से पोटेंशियल पे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है माइंड में, उसको पूरा एक बार क्लियर कर देंगे ताकि हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और उसके बाद हम एक्चुअल रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। सीधा सीधा नहीं जा सकते क्योंकि कंसेप्ट ऐसा है कि भारी भरकम है, बीच में आपको तकलीफ दे सकता है, इसलिए उसको पूरी तरफ से चारों तरफ से घेरना है अपने को। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है ना। देखिए बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है किसके बीच में, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। कंसेप्ट देखो क्या है, कंसेप्ट ये है आपकी क्या है सर, ये है आपकी बैटरी। देखो ये है सेल, इसको बोला जाता है सेल। इसमें दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम ऐसा करें, कैसा करें सर, अगर हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करें, अगर हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करें तो उसका फायदा ये होगा अपने को, ये होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर ये जो बैटरी है, मतलब ये अगर आपको 5 वोल्ट का पोटेंशियल देती है, ठीक है ना, आपको ईएमएफ देती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देती है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना 5 वोल्ट का क्रिएट कर सकती है। तो अगर आपने 5 वोल्ट की सभी अगर बैटरीज लगाए तो पोटेंशियल डिफरेंस उतने गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी बार 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आपने सेल लगाए, मतलब क्या हुआ, ऐड ऑन हो गया, वो वोल्टेज क्या हो गया, ऐड ऑन हो गया वहां पे। समझ में आ रही है आपको बात। जितने ज्यादा बैटरीज आप सीरीज में लगाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बात को समझो। अब अगर सिंगल आपने ली है, मतलब ये अगर सिंगल आपने ली हुई है तो उसको बोला जाएगा सेल, और अगर आपने बहुत सारे सेल को सीरीज में लगाया तो उसको बोला जाएगा बैटरी। समझ में आ रही है बात आपको, उसको बोला जाएगा बैटरी। तो बात को समझो, बात ये है, क्या बात है सर, अरे बात ये है भैया कि यहां पे ली है आपने एक बैटरी, यहां पे ली है आपने एक बैटरी। तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं बेटा कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, होता है कि नहीं, हाँ सर होता है। यहां पे है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे है आपका नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसका पोटेंशियल हम बोलते हैं कि वो हाइयर पोटेंशियल पे है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको बोलते हैं हम कि वो लोअर पोटेंशियल पे है ना, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन बात तो ये है कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां पे ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तैयार होते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे तैयार होते हैं, यहां पे कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन तैयार होता नहीं। और जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन तैयार होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू यहां पे पहुंच जाता है। समझ में आ रही बात बात। यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं, यहां पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन जहां से हो रहा है वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तैयार हो रहा है, जहां पे रिडक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे वहां पे रिडक्शन होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां से ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के एक्सटर्नल वायर के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। आ रही बात आपको समझ में।
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर से इधर होता है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब हम आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर यहाँ पे अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं तो इसका पोटेंशियल तो ज्यादा हो गया ना। हाँ बिल्कुल ज्यादा हो गया इसका पोटेंशियल, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि भैया ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वहां से चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो होता है निगेटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसा पिछले जमाने में माना गया। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे इस करंट के फ्लो के ऊपर से बहुत सारे रूल्स बन गए, राइट हैंड थंब रूल बन गया, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड, सारे रूल्स बन गए करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट बन गए कि वो करंट की डायरेक्शन को, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को फ्लो, करंट का फ्लो मानते थे। मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां से हाथ पे फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होकर के नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है, ऐसा माना गया। उसके ऊपर बहुत सारे लॉज बनाए गए, लेकिन बाद में अपने को पता चला, क्या पता चला सर, हमें बाद में पता चला कि भैया ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ये कहीं ऐसा फ्लो ही नहीं होता है सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल से कोई चार्ज निकल करके नेगेटिव टर्मिनल जाता ही नहीं है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कहां से कहां तक फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है नेगेटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रॉन पहुंचता है पॉजिटिव टर्मिनल तक। मतलब एक्चुअली कौन फ्लो हो रहा है, एक्चुअली कौन फ्लो हो रहा है, एक्चुअली फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन सारा क्रेडिट हमने दे दिया भाई पॉजिटिव चार्ज को, जो कहीं पे फ्लो ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है आपको बात, हमने मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने ये बताया आपको, लेकिन जो भी लॉज बन गए थे उसके कारण हमको बैक स्टेज पे आना पॉसिबल नहीं था, हम फिर से बैकवर्ड आकर के उसको सही नहीं कर सकते, इसलिए हमने मान लिया भैया मान लो हमसे गलती हो गई, मान लो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, मान लो, ठीक है ना। मान लिया हमने मान लिया सर, ठीक है ना सर, आप बोलते हो तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो भले ही क्या सर, क्या क्या मतलब इतना कितना हम आपको मान लिया, कितना झूठ बोलोगे, कितना मान ले सर। देखिए भैया मानना तो पड़ेगा कि पूरी दुनिया अजम्पशन के ऊपर चलती है, समझ में आ रही है आपको बात, पूरी दुनिया किसके ऊपर चलती है भाई, अजम्पशन के ऊपर चलती है, ठीक है ना। आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ऑल इज वेल, आपको ऐसा मानना पड़ेगा नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बेसिस के ऊपर ही दुनिया चलती है और इसी के बेसिस पे आपको चलना है। अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मानने में ही आपकी भलाई है, मानने में हमारी भी भलाई थी, इसलिए हमने मान लिया, तुम भी मान लो। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलता है, यहां से निगेटिव चार्ज निकलता है, तो जहां से पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो हमने मान लिया भैया कि ये जो है टर्मिनल ये है हाईएस्ट पोटेंशियल पे, दिस टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। अरे भैया पॉजिटिव है तो हायर है और निगेटिव है तो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है ना, लोअर पोटेंशियल है, ठीक है ना। और एक्चुअल कहानी मैंने आपको बताई कि जहां पे एक्चुअल कहानी तो मैंने आपको बताई कि ये जो निगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पे रिडक्शन होता है। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा और लूज होकर किस पे जाएगा, यहां पे जाएगा, और रिडक्शन का मतलब मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दिस टर्मिनल इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड दिस टर्मिनल इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन ये तो सच्चाई है, ये तो सच है, ठीक है ना, ये तो मिरर है, ये तो आपका आईना है, लेकिन माना ये जाता है, ठीक है ना, आपके सामने सच को झूठ और झूठ को सच बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे पॉजिटिव वो हायर पोटेंशियल पे, जो निगेटिव वो लोअर पोटेंशियल पे, ऐसा मान लो। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में इतना हाँ, इस प्रकार से जो है तो हम बोलते हैं कि भाई ये हायर पोटेंशियल पे है, तो है ना यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलता है और पॉजिटिव चार्ज निकल करके पूरे सर्किट के थ्रू दूसरे टर्मिनल पे जाता है।
आ रही है बात समझ में आपको? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है हमको तो। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो सच्चाई है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये जो पोटेंशियल है ये कैसा होता है, इसके बारे में आपको पूरी मैंने जानकारी बताई, ठीक है ना। ये क्या पूरा गेम है, इसके पहले लेक्चर में भी मैंने आपको पूरा समझाया था, ये लेक्चर में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि भाई ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल की बात कही गई है। हाँ, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे जो मैंने बोला ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो, इसका जो कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो जो बच्चे मतलब मैं समझता हूँ यहाँ पे जब मैं लेक्चर आपका ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं जब आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं जब ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज बच्चा क्या करेगा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही समझना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो बच्चे होशियार है थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, वो थोड़ा इनके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, ऑक्सीडेशन क्यों होता है, रिडक्शन क्यों, उसके ऊपर पूरा एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और इसी के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी आप इतना ही समझ लो कि ऑक्सीडेशन होता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ मेटल ऐसा होता है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि भैया उनकी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं, कुछ ठीक है ना, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। किसी की देने की ज्यादा होती है टेंडेंसी, किसी की लेने की ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? दोनों ही प्रकार के जो लोग हैं वो अपने नेचर में रहते हैं, अपने सराउंडिंग में रहते हैं। किसी का देने का नेचर होता है, किसी का लेने का नेचर होता है। टीचर का देने का नेचर होता है, स्टूडेंट का लेने का नेचर होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रोसेस पूरी चलती है। तो ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या हुआ, किसी मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, ठीक है ना। अब मेटल अगर है मेटल की अगर वहां पे कोई हमने इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, जिंक का समझो, हम क्या करते हैं ड्राई सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है ना। तो जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया तो जिंक के इलेक्ट्रोड में क्या एक ही एटम रहेगा क्या? बहुत सारे एटम रहेंगे। तो यहां पे अगर मैं, ठीक है ना, यहां पे अगर मैं अमरेंद्र बाहुबली, सॉरी, यहां पे अगर मैं जिंक का एटम लू, मैं अगर जिंक का एटम लू, तो ये जिंक का जो एटम है यहां पे ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के बाद वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ सर सही बात है एकदम, इसको ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन, और इसको ऑक्सीडेशन हमने बोला। और ये जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ से बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो होते होते पॉजिटिव टर्मिनल तक आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पे आएगा बेटा, तो जो यहाँ पे कॉपर का कैटायन है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कॉपर का कैटायन अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो बनेगा कॉपर का एटम। देखिए तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक, ये जो रिएक्शन मैंने बताई आपको, हे भगवान, हाँ ये जो रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये जो रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज फॉर द निगेटिव टर्मिनल। और अभी मैं आपको जो रिएक्शन बताने जा रहा हूँ रिडक्शन की, इट इज फॉर द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे अगर कॉपर का कैटायन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर का एटम बनाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है एक्सटर्नल वायर के थ्रू। जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। और अगर कोई कैटायन अपना इलेक्ट्रॉन ले कोई अगर कैटायन, कोई अगर एलिमेंट, कोई अगर ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो इलेक्ट्रॉन को लेने के प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, एक्सटर्नल वायर में घूमा, और घूमने के बाद दूसरे टर्मिनल पे आ गया, और वहां पे किसी कैटायन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उस कैटायन का बन गया एटम। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लॉस और गेन का चक्कर चल रहा है ना, है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, प्लांट ने एब्सॉर्ब किया, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब किया, ऑक्सीजन दिया, तो हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस दिया। समझ में आ रही है आपको साइकिल आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, सिंपल तो है। तो ये है पूरे सेल का कंसेप्ट। सेल का जो कंसेप्ट है, ड्राई सेल का जो कंसेप्ट है, वो इस प्रकार से काम करता है, ऑक्सीडेशन के ऊपर, रिडक्शन के ऊपर। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है बेटा काम करती है। बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल आपने सही सुना है, ये जो प्रोसेस है इसी प्रकार से काम करती है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा समझाया, लेकिन दुनिया ये मानती है
क्या मानती है सर दुनिया? सर दुनिया मानती है कि भैया जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपका वो हायर पोटेंशियल पे है, और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पे है, और जो करंट फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके ऐसा वायर में घूम के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हायर पोटेंशियल में माना जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको लोअर पोटेंशियल माना जाता है। इसलिए मैंने आपको पूरा, ठीक है ना, इसको मैंने पूरा ट्राई किया है आपको समझाने के लिए, पूरा मैंने डिटेल में आपको समझाया ये है, ठीक है ना। तो थोड़ा फोकस करके, थोड़ा लिख करके, थोड़ा सा आप उसके ऊपर विचार कीजिए, ताकि आपको हमेशा के लिए कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए, पूरा मुझे लगता है पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ गया आपको। इसकी जो पहले का वीडियो है उसको भी एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रयास किया है समझाने का। अब देखो सेल में ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी बताई। हाउ डज इट वर्क, ये कैसा वर्क करता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने बताई आपको, कैसे वर्क करता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन, कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कहाँ पे हायर पोटेंशियल, कहाँ पे लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। जो निगेटिव टर्मिनल होता है वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उसका निगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस मानते हैं, कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका हायर पोटेंशियल, जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम उसका लोअर पोटेंशियल। इसलिए हमें ये पता है कि जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, सेल का, वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम, वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तैयार हो रहे हैं। कहाँ पे? निगेटिव टर्मिनल पे, बैटरी के, सेल के निगेटिव टर्मिनल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि वहां पे निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन हम जब बात करते हैं पोटेंशियल की, तब हम पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में बात करते हैं। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है मतलब उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत कम है, ठीक है ना। तो सभी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। When the cells are connected in the series, they form a बैटरी, ठीक है ना। ऐसी एक सेल है, ऐसे बहुत सारे का सेल तुमने सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या बनेगी? आपकी बैटरी बनेगी। यस, मोर द सेल्स कनेक्टेड इन द सीरीज मोर विल बी द पोटेंशियल। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सीढ़ियाँ बनाई हैं, इसको मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। मुझे ये समझाना है किसके रिस्पेक्ट में? मुझे ये समझाना है आपको सेल्स के रिस्पेक्ट में। देखिए ज़रा बात क्या होती है। बात देखो क्या है, देखिए भैया, अगर आपके पास एक सेल है ना, है ना, बिल्कुल है सर, हमारे पास एक सेल है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टेयर्स बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हमने यहाँ पे स्टेयर्स बनाए हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। कितना होता है? यहाँ पे पोटेंशियल होता है 0, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ से ऊपर चढ़ गए, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता नहीं होगा सर। हम 5th स्टैंडर्ड में थे ना, तब से हम ये फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, हम इसको भूल नहीं सकते। ये फॉर्मूला है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखिए यहाँ पे हाइट कितनी है भैया? यहाँ पे हाइट 0 है, यहाँ पे हाइट 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर आप यहाँ पे चढ़ते हो तो क्या हुआ? हाइट बढ़ गई, ठीक है ना। हाइट बढ़ गई तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस, मतलब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी 1 बोलेंगे इसको, मतलब ये 0 से ज्यादा है। उसके बाद हम और ऊपर चढ़ेंगे, और अगर हम सबसे ऊपर चढ़ गए तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी 2। तो 2 पे ज्यादा एनर्जी है पोटेंशियल, 1 पे कम है, और ग्राउंड पे एकदम ही कम है, 0 1 और 2। तो जितना आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो तो उतना पोटेंशियल बढ़ रहा है। उसी प्रकार से ये आपकी एक सेल है, इस सेल के सीरीज में अगर आपने दूसरी सेल लगाई तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। इस सेल के सीरीज में अगर आपने तीसरी सेल लगाई तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इस प्रकार से कंटिन्यूअसली सेल्स को कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है 2 पॉइंट के अक्रॉस। अगर हमने वायर जोड़ दिया यहां से यहां तक, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैंने यहां से यहां तक वायर जोड़ दिया
अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक वायर जोड़ दिया, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है आपका निगेटिव टर्मिनल। बात समझ में आ रही है? एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो आपका निगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे बहुत हायर पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे बहुत लो पोटेंशियल हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जितने आप स्टेयर्स चढ़ते जाओगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएंगी। उसी प्रकार से आप जितने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर पाओगे एट द अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर। चलिए, ये बात हो गई। अगला पार्ट देखते हैं अब इसी वक्त। देखिए, मोर मोटिवेशन बाय टीचर, मोर विल बी द स्टडी। बात एकदम सिंपल है, बात एकदम साधारण है, बात आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, बात आपसे शिक्षा, बात आपके एजुकेशन से जुड़ी हुई है, बात आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई है। बात एकदम सिंपल है। बात इतनी है, बात यह है कि अगर जितना ज्यादा मोटिवेशन आपको मिलेगा उतनी ज्यादा आप पढ़ाई करोगे। हो सकता है कि आपको 2 घंटे मोटिवेशन दिया जाए, उसके बाद आप 1 घंटा आसानी से काम करो। 1 घंटे के बाद में अगर आपको फिर से 2 घंटे का मोटिवेशन दिया जाए तो और आप 1 घंटे काम करोगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप दिन में 3 घंटे काम करते हो तो डेफिनेटली आपको 6 घंटे का मोटिवेशन आपको देना पड़ेगा। 6 घंटे का मोटिवेशन, 3 घंटे का काम, 6 घंटे का काम, 12 घंटे का मोटिवेशन। ऐसा रेशो है। मोर मोटिवेशन बाय टीचर, मोर विल बी द स्टडी। ऐसा ही कोच गेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं होगा कि मोटिवेशन ना दिया जाए फिर भी बच्चे काम करें, ऐसा होगा ही नहीं। उसको समझाना पड़ेगा, भाई तेरे पीछे, तेरे कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? तेरे को तेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है, तेरे को तेरे टीचर का नाम बड़ा करना है, तेरे को खुद का नाम बड़ा करना है, तेरे को देश का नाम बड़ा करना है। अगर हम उसको मोटिवेशन देंगे, और सबसे पहली बात, तेरे को खुद के लिए काम करना है। बाकी लोगों को छोड़ दे, टीचर को छोड़ दे, पेरेंट्स को छोड़ दे, सबको छोड़ दे, तेरे को खुद के लिए काम करना है। ठीक है ना? इसको ऐसा रोज मोटिवेशन देना पड़ेगा। रोज उसको मोटिवेट करते 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 वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम करेगा ही नहीं। तो बात को समझो। बात ये है कि मोटिवेशन ऑफ 2 आवर, स्टडी ऑफ 1 आवर, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 घंटे मोटिवेशन दिया जाए तो आपने 3 घंटे काम किया, ऐसा होगा नहीं। 2 घंटे का मोटिवेशन दिया लेकिन काम आपने किया 2 घंटे से थोड़ा कम ही किया काम, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना। मोटिवेशन तो आपको 2 घंटे का मिला तो आपने काम भी 2 घंटे का करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको मोटिवेशन मिला 2 घंटे का और आपने काम किया 1.5 घंटा। मतलब क्या हो रहा है? दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। हमने क्या किया था? हमने एक बैटरी ली थी यहाँ पे, उसके बाद में हमने कनेक्टिंग वायर से इस बैटरी को जोड़ दिया था। बैटरी के दोनों, मतलब वायर्स के दो जो एंड है, वायर्स के दोनों एंड को हमने बैटरी के एंड्स को जोड़ दिया था, बैटरी के टर्मिनल्स को जोड़ दिया था। और कंडक्टिंग वायर को बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को जोड़ने के बाद में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में थोड़ी सी ही डिफरेंस होती है, थोड़ा सा ही कंसेप्ट में डिफरेंस है, वो आपको थोड़ी देर में बता दूंगा पूरी तरीके से। यहाँ पे हमने बैटरी ली, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है ना? अगर हमने वोल्टेज दिया 5 वोल्ट, है ना, हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया भैया? हमने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। तो करंट कितना तैयार हुआ? करंट भी 5 एम्पियर तैयार होना चाहिए। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का होने के बाद भी करंट तो अपने को 5 एम्पियर का मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला भाई? मिलना तो चाहिए था ना। मोटिवेशन अगर आपको 2 घंटे मिला तो आपने काम भी 2 घंटे करना चाहिए था। अगर आपको मोटिवेशन 3 घंटे का मिला था, आपने तो काम भी 3 घंटे करना चाहिए था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा है, ठीक है ना, उतना ज्यादा करंट तो है नहीं। मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को ही अपने को ढूंढना है। ठीक है ना? मोर पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा मोर
मोटिवेशन मोर विल बी द स्टडी। उसी प्रकार से मोर पोटेंशियल डिफरेंस मोर विल बी द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इसलिए जो वोल्टेज होता है वो करंट को, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। इज इक्वल टू 5 है क्या? ऐसा नहीं बोला हमने कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हमने करंट बोला क्या? नहीं सर, हमने ऐसा तो नहीं बोला। हमने ऐसा बोला, क्या बोला? हमने बोला कि भैया 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ना तो कभी 5 एम्पियर का करंट डेवलप नहीं होगा। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते। लेकिन तुम ऐसा बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा, मोटिवेशन जितना ज्यादा, उतना ज्यादा पढ़ाई, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, ऐसा तुम बोल सकते हो। बात को समझो, ऐसा तुम बोल सकते हो। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा करंट, ऐसा तुम बोल सकते हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द करंट 5 वोल्ट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ऐसा तुम बोल सकते हो क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा फ्लो ऑफ करंट। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो बात को समझो कि कौन कौन है वो कंडक्टर में ऐसा क्या है? ऐसा होना चाहिए था ना कि जितना ज्यादा मोटिवेशन उतना ज्यादा स्टडी, ऐसा होना चाहिए था। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, ऐसा भी होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा भी होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ऐसा। अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो कंडक्टर में ऐसा क्या है, वही तो हम बात कर रहे हैं ना भैया। कंडक्टर में ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर देने के बाद भी देयर इज नो करंट इन देयर इज नो करंट एज इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, देयर इज नो करंट ऑफ 5 एम्पियर। देन व्हाट इज देयर प्रेजेंट इन द कंडक्टर दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट? व्हाई the current is not maximum, why current is not equal to the potential difference? ठीक है ना, तो ऐसा क्या है कंडक्टर में कि जो रोक रहा है फ्लो को, जो रोक रहा है चार्ज को, ऐसा क्या है? इसके बारे में अभी इसी वक्त हम बात करेंगे। देखिए, हमने यहां पे बैटरी ली हमने यहां पे वायर भी लिया, लेकिन वायर जो लिया है ना, बात को समझो, वी हैव टेकन द वायर। इतना वायर लेने के बाद हमने क्या किया? इस वायर में क्या हो रहा है इसको हमने जूम किया। हमने यहाँ पे जो कंडक्टर था ना, इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है इसको देखने के लिए हमने क्या किया? इसको जूम किया, और जूम करने के बाद में इस प्रकार से कुछ अपने को दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो बात क्या है देखिए, जो कंडक्टर होता है ना, हाँ सर आगे तो बोलो। तो कंडक्टर में एटम होते हैं, हाँ सर वो तो पता है हमको। कंडक्टर में एटम तो होगा ही, एटम से ही बनेगा ना सब कुछ, एटम से बनेगा। अब कंडक्टर में एटम है, अब एटम क्या करेगा? मतलब जो मेटल का एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 या फिर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप टीन और लीड की बात करेंगे तो ये मेटल है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो सभी आप मेटल्स लोगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। बात तो सही है सर। तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं मेटल के एटम्स, और मेटल के एटम लेने के बाद क्या हुआ? जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना भैया, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या हो गए पता है आपको? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब ये देखो, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में है शेल्स, और शेल्स में आपको मिलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है न्यूक्लियस का कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है ना, क्योंकि बीच में बहुत सारे जो शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे भरे हुए हैं, इसलिए बाहर के शेल्स के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं रहता, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली यहाँ से डिटैच हो जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये जो एटम था वो बन गया कटायन। क्या बन गया? कटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कटायन। तो ये बन गया कटायन, ये बन गया कटायन, ये बन गया कटायन। ठीक है ना, और कटायन बनने के बाद उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया।
समझ में आ रही बात को बात? मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद में कटायन बन चुका है, ठीक है ना। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया था अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, ये जो हमने वायर लिया है उसके दोनों एंड्स पे हमने जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया था तब तक क्या हो रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ये दिशाहीन तरीके से किधर भी घूम रहे थे, ठीक है ना। कोई प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं, किसी भी तरफ ये घूम रहे थे, किसी तरफ ये जा रहे थे, कोई इसके अंदर हिसाब नहीं था, किधर भी जा रहे थे ये इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही है आपको बात? इलेक्ट्रॉन किधर भी जा रहे थे, उनको कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी इनके फ्लो के लिए। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एकदम से इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई। जैसे मैंने आपको बोला कि जो निगेटिव टर्मिनल होता है यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने के बाद में वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तैयार होते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तैयार होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि रिवर में तो पानी है, ठीक है ना, और ये जो सेल है ये डैम है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। तो जैसे ही ये वायर इसको कनेक्ट किया जाता है तो समझ लो कि दरवाजे खुल जाते हैं डैम के, और जैसे ही डैम के दरवाजे खुल गए, ठीक है ना, जैसे हमने जो डोर्स है डैम के, जो उनकी खिड़कियां है, इसको जैसे ही हमने खोल दिया, एकदम से रिवर में जो बाढ़ आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। कंडक्टर के अंदर ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन डैम, रिवर में पानी है लेकिन डैम को अगर छोड़ दिया तो रिवर में जो फ्लो है पानी का वो तो बढ़ जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे ही आपने कंडक्टर को इस डैम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सेल से कनेक्ट किया, तो वैसे एकदम से इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना एकदम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब बाढ़ इतनी तेज थी कि सारे इलेक्ट्रॉन इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। हर एक बात समझ में आपको? लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से फ्लो हो रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना डैम का पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना डैम ने, इलेक्ट्रॉन के डैम ने जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है ना, जितना दोनों पॉइंट के बीच में जितनी गैप उसने तैयार कर दी है, डैम कैसा होता है, ऊंचाई के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, पोटेंशियल क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। वहां से अगर पानी ऊपर से एकदम तेजी से आता है नीचे की तरफ तो एकदम से फ्लो बढ़ जाता है। तो इसने जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया डैम ने, तो उसके हिसाब से यहाँ पे करंट उतना नहीं बढ़ा जितना ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई तुमको नीट में, तुमको जेडब्ल्यू में तुम ऑल इंडिया रैंक पहले 100 में आ जाओ, तुम ऐसा अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, तो इतना ईजी नहीं है वो इतना ईजी नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले 100 में और आप आ गए पहले 500 में। समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन बात जा रही है, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, बात तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, करंट का फ्लो भी हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट यहाँ पे हुआ है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये क्या है कंडक्टर में जिसको रोक रहा है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बन चुके थे, मैंने क्या बोला, ये जो है ये क्या है, कटायंस है। अब ये कटायंस है, अब कटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ही, भले ही वो इलेक्ट्रॉन उसके शेल्स के अंदर से निकल चुका है, ठीक है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब ये फ्लो हो रहे हैं तो अब ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होता है। बात समझ में आ रही है आपको? जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली फ्लो होते हैं ना तो भैया कोलाइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, पहला दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, ये कोलाइड होते रहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कंटिन्यूअसली एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होते रहते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं, इसलिए उनके फ्लो का क्या हो जाता है, उनका फ्लो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उतना। और दूसरी बात यह है कि जो कटायंस है ना, जो कटायंस की पूरी लाइन है नीचे बिछी हुई, तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर से, उसके नीचे से जा रहे हैं, उसके साइड से जा रहे हैं, तो जब वो कटायन के ऊपर से, साइड से, ठीक है ना, राइट लेफ्ट से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो ऊपर से आ रहा है उसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फुल फ्लो हो रहा है, मतलब अगर मैं भाग रहा हूं लेकिन ग्रेविटी तो मुझे अट्रैक्ट कर रही है ना, तो मैं ग्रेविटी को कितना भी अपोज करूं, ठीक है ना, ग्रेविटी तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं पे हावी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मैं थकने वाला हूं। अगर ग्रेविटी ही नहीं होती तो मैं तो आसानी से रनिंग कर सकता था। लेकिन बात यह है भैया कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कटायन नीचे बिछा हुआ है, तो कटायन क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर कटायन उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होता है, उसके फ्लो में बाधा आ गई ना,
समझ में आ रही है आपको बात? उसका जो एक प्रवाह था, उसके प्रवाह में अभी बाधा आ चुकी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रवाह में बाधा क्यों आ चुकी है, क्योंकि जो सरफेस है, जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो कटायंस है वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन जब साथ में भागते हैं तो ये कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है, एक अपोजिशन तैयार हो जाता है। तो ये जो अपोजिशन यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये जो हिंड्रेंस यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये जो अड़चन यहाँ पे तैयार हो चुकी है, ये जो समस्या यहाँ पे तैयार हो चुकी है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, ठीक है ना, विद्युत धारा के फ्लो में ये जो प्रवाह में जो अड़चन आ चुकी है ना, उसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसको? रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर एंड गेट अट्रैक्टेड बाय द कैटायंस, दिस कॉजेज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या फिर ये जो चार्ज का फ्लो है, इस चार्ज के फ्लो में जो बाधाएं आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द collision with each other and because of the attractive force of the cations, electrons are not able to flow as expected by the potential difference created by the battery, ठीक है ना। according to that expected potential, electrons are not flowing in that way, and the reason is the collision between the electrons and the attractive force of the cation acting on the electrons. That's why there is a hindrance, there is a problem, there is a opposition to the flow of electron, and that opposition to the flow of charge electron we call resistance, ठीक है ना, उसी को बोला जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इट इज रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है ना। चार्ज के कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको जो अपोजिशन मिल रहा है उसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस बोला जाएगा। तो हमने बोला कि ये है वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ज़्यादा करंट, लेकिन इसके बीच में एक कांस्टेंट आएगा, वो रहेगा रेजिस्टेंस इनटू आई। तो ये जो आपके सामने मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है, इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ, ठीक है ना। ये क्या लिख लिया भाई? ये कुछ नहीं है, स्टेटमेंट था, वो स्टेट मेनू हो गया, वो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है भैया। आपकी तरफ से गलती हो चुकी है, ऑपरेटर की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, मैंने तो उसको सही से बताया था, लेकिन उसने बराबर नहीं लिखा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है ना, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना। देखिए, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। देखो बात को समझो, बात यह है कि कंडक्टर है, इसको मैंने देखा और मैं पलट गया, और जैसे ही मैंने वापस देखा वो मेल्ट हो गया। अरे भाई तुम कैसे रेजिस्टेंस बताओगे उसका? बात समझ में आ रही है? मैंने इस चीज को देखा, फिर मैं पलट गया, और पलटने के बाद मैंने फिर से देखा तो उसकी फिजिकल स्टेट ही बदल चुकी थी। वो तो सॉलिड था, वो लिक्विड बन गया। अब मैंने फिर से पलट के देखा तो वो तो लिक्विड था, वो तो गैस बन गया। अगर उसकी फिजिकल स्टेट ही कांस्टेंट नहीं है तो उसके प्रॉपर्टीज में कैसे बताऊंगा भैया? गलती हो गई ना फिर तो। अगर किसी चीज की प्रॉपर्टी मुझे बतानी है तो उसकी जो स्टेट है वो तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना। अगर मैं इसको देख रहा हूँ, इस लाइट को मैं देख रहा हूँ, इस बोर्ड को मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे आपकी तरफ देखूँ और फिर से मैं इसकी तरफ देखूँ और एकदम से ये अपनी स्टेट बदल दे, तो मैं तो बोलूंगा तो भाई कैसे प्रॉपर्टी बताएंगी इसकी? समझ में आ रही है आपको बात? तो प्रॉपर्टी बताई नहीं जा सकती ना। तो अगर प्रॉपर्टी बतानी है इसकी, तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी रहनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसलिए ओम्स लॉ अपने को बोलता है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स, ठीक है ना। तो अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट रहती है, देन द करंट, ठीक है ना, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट is directly proportional to the potential difference between its two ends. जितना ज्यादा potential difference उतना ज्यादा करंट। लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? R लिखा है। कैपिटल R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये R क्या है? रेजिस्टेंस है। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, लेकिन इसके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हमने क्या लिखा है? कांस्टेंट को R लिखा है, और R इज इक्वल टू होता है V/I। तो आपको तो पता है कि रेजिस्टेंस को हम काउंट करते हैं ओहम में।
तो 1 ओहम क्या होता है? अगर हमने वोल्टेज ले लिया 1 वोल्ट, अगर हमने करंट ले लिया 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है 1 ओहम। बात समझ में आ रही है आपको? 1 ओहम का मतलब होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है ना? अगर हमने कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, हमने कंडक्टर के एंड के अक्रॉस हमने किसी कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने क्रिएट किया कंडक्टर के दोनों एंड्स पे, और अगर उसकी वजह से उसमें 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो माना जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है? 1 ओहम है। यस, ऐसा यहां पे माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है ना? सताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। बिल्कुल बताने आएगा हमें। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? देखो भैया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना? और यहां पे आएगा रो। बात को समझो। सर खत्म तो नहीं हो गया ना? अरे बिल्कुल खत्म नहीं होगी, तो बहुत सारी चीजें बाकी है बताने की। मैं आपको तो अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं। बात को समझो, बात को समझो, जरा ध्यान से देखिए। जरा यहाँ पे देखिए, ये है आपका प्यारा इलेक्ट्रॉन और ये है आपका प्यारा कंडक्टर। सर दोनों ही प्यारे हैं। हाँ बिल्कुल दोनों ही प्यारे हैं। हाँ, बात को समझो। बात ये है, क्या है सर? ये है आपका कंडक्टर और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पिंक कलर का, ये पिंक कलर का इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है। अब बात तो सिंपल है ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं, अगर मैं यहाँ पे हूं, तो मैं जिसके ऊपर चल रहा हूं उस प्लेटफॉर्म के नीचे जो कटायन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, हे भगवान, कैसा होगा अगर चला गया इलेक्ट्रॉन? तो मैंने लिया यहाँ पे छोटा सा इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा था। अब हमने क्या बोला सर आपने? कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मैं अगर फ्लो हो रहा हूं, तो ये प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैं चल रहा हूं, उस प्लेटफॉर्म के नीचे जो कटायन है, वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ये है भैया आपका कंडक्टर, और ये जो आपने कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर के अंदर जो मेटल के एटम्स थे, यहाँ पे उसने क्या किया? मेटल के एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो गए मूव होने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन भैया कटायन उसको अट्रैक्ट करेगा ही ना, क्योंकि वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया अभी। ठीक है ना? तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म के नीचे जो कटायन है ना, वो उसको तो अट्रैक्ट करेगा। अगर उसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को उसको फेस करके आगे जाना पड़ेगा। जितना मैं आगे जा रहा हूं उतना कटायन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना? मैं यहाँ पे हूं तो ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं और आगे बढ़ूंगा तो ये भी मुझे अट्रैक्ट करेगा, मैं और आगे बढ़ूंगा तो ये भी मुझे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? कंडक्टर की लेंथ के ऊपर। कंडक्टर की जो लेंथ है वो जितनी ज्यादा रहेगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही। रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा जितनी लेंथ आपको ज्यादा, जितना चार्ज को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। और दूसरी बात ये है, अगर हमने कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब समझते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? नहीं सर, हम तो नहीं समझते। अरे बात एकदम सिंपल है। बात यह है कि ये है आपका कंडक्टर
और कंडक्टर को मैंने यहाँ से कट किया, अगर मैंने कंडक्टर को यहाँ से कट किया तो कंडक्टर को यहाँ से कट करने के बाद में ये जो सेक्शन है वो हमें ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इसी को बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रही है आपको बात कि हमने कोई कंडक्टर को कट किया तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखता है वो ऐसा दिखता है। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता रहेगा। ठीक है ना? ये सिलसिला है चार्ज का, और ये चार्ज जो है वो फ्लो होता रहेगा। ठीक है ना? और उनको देख के हम आपको पढ़ाता रहेगा। ठीक है ना? जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उतना करंट फ्लो होता रहेगा, और जब तक फ्लो हो रहा है तब तक हम आपको पढ़ाता रहेगा। तो यहाँ पे ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उतना ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना। अगर दरवाजा जो है बहुत बड़ा है तो 4-5 इलेक्ट्रॉन आसानी से जो उसके अंदर से जा सकते हैं, लेकिन छोटा सा दरवाजा है तो उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना? जितना दरवाजा बड़ा रहेगा उतने 4-5 लोग आसानी से उसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन छोटा सा दरवाजा है तो वहां पे बहुत कम लोग जा पाएंगे, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद में छोटा सा रास्ता है, 4-5 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से जा रहे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे को कोलिजन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के ऊपर कोलिजन होता है कंटिन्यूअसली तो रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा। इसलिए हमने क्या बोला आपको कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा है रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है कि जो रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन सर ये लेंथ किसकी है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? अबे शक्तिमान, जो लेंथ है ना वो कंडक्टर की है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कंडक्टर का ही है। नहीं तो आप बोलेंगे सर R इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लेकिन ये L लेंथ किसकी है? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है? अरे भैया, जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का ही लेंथ है, उस कंडक्टर का ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है ना? अब जैसा सर मुझे पहले ये बताओ कि जब आपने V प्रोपोर्शनल टू I किया था तो यहां पे आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया था, अब और आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद वहां पे कांस्टेंट लिखा था R। तो क्या आप यहां भी वैसा ही करने वाले हो कि R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A? तो क्या आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के वहां पे कैपिटल R को लिखेंगे? कैपिटल R पहली है ना यहाँ पे। अगर कैपिटल R यहाँ पे पहली है तो कैपिटल R फिर से कैसे आएगा? कैपिटल R फिर से थोड़ी आने वाला है, यहाँ पे कुछ दूसरा R आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे जैसे वहां पे ओहम्स लॉ में हमने बोला था कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया था R, यहां पे लिया था I। समझ में आ रही है आपको बात? तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे कांस्टेंट R लिया था उसी प्रकार से हम यहाँ पे कुछ और एक चीज लेने वाले हैं, कुछ और नया कांस्टेंट लेने वाले हैं, और उस नए कांस्टेंट का नाम होगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हाँ, इसको बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो। इसका सिंबल देखो, इसको बोला जाता है RHO रो। अरे बिल्कुल सही बात है, RHO रो, रो L अपॉन A, बिल्कुल सही बात है सर। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सर ये रो क्या है? क्या आप रो को डिफाइन करेंगे? बिल्कुल डिफाइन करेंगे। तो ये रो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ऐसा करूं कि मेरे पास में एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का मैंने क्या लिया? उस कंडक्टर का मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया, कितना? 1 सेंटीमीटर का, या फिर 1 यूनिट जो भी है। ठीक है ना? मान लो कि 1 सेंटीमीटर इसका एक यूनिट है, तो मैंने क्या किया? बहुत बड़ा कंडक्टर का छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा मैंने सेगमेंट ले लिया, कितना? 1 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया उसका 1 यूनिट लेंथ। अब इसका 1 यूनिट लेंथ लेने के बाद मैंने क्या किया? इस कंडक्टर को मैंने कट किया,
इस कंडक्टर को मैंने कट किया, तो कंडक्टर को कट करने के बाद में मुझे ऐसा मिला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन जो है ना इसका, वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब यूनिट एरिया है, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया। तो जो भी कंडक्टर, जो भी मटेरियल आपके पास में हो सकता है कि आयरन का हो, कॉपर का हो, है ना, जिंक का हो, किसी भी चीज का आपके पास में कंडक्टर हो, आपको करना क्या है, उसका छोटा सेगमेंट लेना है 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर का, और उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। ऐसा तो आपने ले लिया, और हमें क्या करना है, इसके अंदर से करंट पास करना है, और करंट पास करने के बाद ये जो छोटी सी ये सेगमेंट है 1 सेंटीमीटर की, ये छोटा सा एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये आपको जितना ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, समझ में आ रही है आपको बात, ये जो बड़े से वायर का छोटा सा पार्ट आपको जितना रेजिस्टेंस दे रहा है ना, उसी रेजिस्टेंस को उस मटेरियल का क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। समझ में आ रही है आपको बात, हम तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन बात यह है कि जो आप रेजिस्टिविटी निकाल रहे हो वो क्या है, ये जो आपने मटेरियल लिया है, हो सकता है वो किसी भी मेटल का हो सकता है किसी अलॉय का हो, तो इसका यूनिट लेंथ और उसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर है, ऐसा छोटा सा आपने पार्ट लिया, तो वो छोटा सा पार्ट आपको जो रेजिस्टेंस देता है करंट के फ्लो को, उसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। टेंशन मत लो, लिख के देता हूं मैं आपको। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस, it is the resistance provided by resistance provided by provided by provided by the provided by the unit length of provided by the unit length of conductor, length of conductor, unit length of conductor, unit length of conductor having unit area of cross section, having unit area of cross section, unit area of cross section, ठीक है ना। इट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी कंडक्टर की अगर लेंथ 1 यूनिट है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वो आपको जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ दैट, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो यहां पे हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया, और सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद फाइनली एक साइंटिस्ट का यहाँ पे फोटो है, जिनका नाम है, जर्मन फिजिसिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओहम, एस्टैब्लिश अ लॉ फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इन दिस ऑनर द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओहम, उसको बोला जाएगा ओहम, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टर को हम किस में काउंट करते हैं, ओहम, बिकॉज ऑफ दिस साइंटिस्ट नेम जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन के नेम के ऊपर से, उनके ऑनर के लिए हमने इनका रेजिस्टेंस को क्या यूनिट दिया है, ओहम ये यूनिट दिया है। तो आज के सीरीज में हमने पूरा पार्ट समझ लिया। किसके बारे में समझा है आज हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस एंड ओहम लॉ क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या है, रेजिस्टिविटी सेपरेट चीज क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में कवर कर ली। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा चैप्टर में, लेक्चर में, ठीक है ना। इसी तरह के मजेदार कंटेंट हम बनाते रहेंगे आपके लिए, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस, आपका कंटेंट, आपका कंसेप्ट, सब कुछ एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस हमारे साथ में जुड़े रहना है। यहाँ पे आपको
क्या करना है, यहाँ पे आपको लेक्चर देखना है और लेक्चर लिखने के बाद ऐप पर जाना है। ऐप पर जाने के बाद में यथार्थ बैच सर्च करना है। यथार्थ बैच 9 स्टैंडर्ड आप सर्च करने के बाद वहाँ पे डीपीपीज है पड़े हुए। डीपीपीज पड़े हुए हैं मतलब हमने प्रोवाइड किए हैं, पड़े हुए नहीं है भैया, हमने प्रोवाइड किए हैं। हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं। तो जा करके हर एक लेक्चर के बाद हर टॉपिक वाइज वहां पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आया तो हिंट्स एंड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। इस प्रकार से कंटिन्यू हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं और हमेशा लगे रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।